नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त 4:50 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। ये जो पश्चिम एशिया की जंग है उसे अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त। 2 चीजें 1 महीने में समझ में नहीं आ पाई। पहली है ईरान अमेरिका इजराइल के जंग में ये जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो कहां तक पहुंचे और कहां पहुंचेंगे, ये बात समझ में नहीं आई। और दूसरा ये कि भारत से इतनी दूर ये जो जंग हो रही है इसका असर यहां कितना तीखा और तेज पड़ेगा। ईरान की जंग में अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ, एकदम क्लीन और क्रिस्टल की तरह क्लियर आ रहा है नजर। ईरान हार मानने को उधर तैयार नहीं है। चर्चा इस बात की हो रही है कि ट्रंप के पास आखिर जंग का एग्जिट प्लान क्या है, क्योंकि पूरी दुनिया पर इस जंग का असर हो रहा है, ये तो क्लियर है। अब कितना कैसे ये हो सकता है कि हर एक का पैमाना अलग अलग हो। अमेरिका जैसे समृद्ध देश, डेवलप्ड नेशन में महंगाई बढ़ गई है। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमत में 3 साल में सबसे बड़ा उछाल आ गया है। युद्ध शुरू होने से अब तक पेट्रोल के दाम 36% बढ़ गए। 27 फरवरी 2026 को 1 लीटर पेट्रोल $0.78 में मिल रहा था, वो अब 30 मार्च 2026 को बढ़कर $1.60 हो गया है। और इसीलिए अमेरिका की जो भाषा है वो अब भी जंग को लेकर कभी इधर कभी उधर की दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार बातचीत का दावा कर रहे हैं। अमेरिकी प्रॉक्सी पाकिस्तान मीडिएटर बनने के सपने संजो रहा है। अब सपने के साथ दिक्कत यह है कि नींद खुलते ही वो टूट जा रहा है। पाकिस्तान का ये सपना टूटा और तोड़ा खुद ईरान ने। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ किसी भी सीधी बातचीत से इनकार करते हुए पाकिस्तान की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का क्या बयान है, मैं आपको सुनवा दूंगा। عنوانی که شما بخواید اسمشو ببرید 15 بندی یا کمتر و بیشتر، درخواستایی بسیار زیاده خواهانه و غیر واقع بینانه و غیر منطقی بوده. نشست‌هایی که پاکستان با کشورهای همسایه داره، خب अब समझिए इस जंग में 2 मुख्य किरदार है, ईरान और अमेरिका। मध्यस्थता इन्हीं दोनों को बैठकर करनी चाहिए या होगी, इन्हीं दोनों के बीच होगी, लेकिन ईरान तो बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान ने अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो मीडिएटर वाला चूरन बेचा था वो तो अब क्लियर हो गया है, चूरन ही था वो। पाकिस्तान की पुरानी आदत है ये काम करने की। लेकिन हैरानी इस बात की है कि हमारे देश में विपक्ष के कई नेताओं ने उस चूरन को सच माना। हमारे देश की मुख्य विपक्षी पार्टी उस चूरन को लेकर उड़ने लगी और भारत सरकार को आईना दिखाने भी लग गई। अपने ही देश के विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। अपने ही देश के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज्ड कहा जाने लगा। और इन सब बड़े बड़े आरोपों के पीछे एक झूठ था कि निर्लज्ज पाकिस्तान मीडिएट करेगा। अब इसको लेकर जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दलाली शब्द का इस्तेमाल किया तो अपने ही देश में उनके शब्द के चयन पर सवाल उठाने वालों की कोई कमी नहीं दिखी। इन सबको देखकर यह पूछा नहीं जाना चाहिए कि आखिर सरकार के विरोध के नाम पर झूठे दावों का मुद्दा बनाने से भी विपक्ष को परहेज नहीं है क्या? और सवाल यह भी कि विपक्ष बार बार ऐसे दावे क्यों करता है जो हकीकत से कोसों दूर है? क्या हकीकत और फैक्ट सरकार को घेरने वाले मुद्दों की वहां पर कमी है? आज के दौर में जब पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट के हालात है, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सवाल उठाते हुए कहते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया 95 के पार चला गया है और 100 की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, ये सच है, रुपए का गिरना परेशानी का सबब है, लेकिन इसके बाद के जो राहुल गांधी के बयानात है और वो जो दावा कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है? राहुल जी कह रहे हैं कि भारत को और भारत की इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है। फैक्ट क्या है पता है आपको?
मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.5% है। तमाम रेटिंग एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक 7.4% से 0.1% ज्यादा है। और मौजूदा हालात के बाद भी S&P जैसी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2027 के विकास पूर्वानुमान घटाने की जगह 40 अंक बढ़ा दिए। अब अगर भारत की इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है तो इसकी समझ राहुल गांधी को ज्यादा है या S&P जैसी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी? राहुल गांधी दावा करते हैं कि भारत में शेयर बाजार क्रैश हो रहा है। ये अर्ध सत्य है, क्योंकि सेंसेक्स ये जो पश्चिमी एशिया की जो जंग है उसके बाद मार्च 2026 में 8,643 अंक गिरा। लेकिन जब आप इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के उथल पुथल का शेयर बाजार पर असर कैसे पड़ता है और हमेशा पड़ता रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 2008 है, जब दुनिया में आर्थिक मंदी की वजह से सेंसेक्स 10,749 अंक गिर गया था और अभी के मुकाबले वो गिरावट 50% से ज्यादा थी। तब सेंसेक्स को वापस सुधारने में और सुधरने में करीब 2 साल का वक्त लग गया था। राहुल जी दावा कर रहे हैं कि नौकरियां खत्म हो गई है, जबकि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की मंथली रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2025 में भारत में बेरोजगारी दर 5.1% थी, जो फरवरी 2026 में घटकर 4.9% रह गई है। अब या तो राहुल गांधी के दावे सच है या फिर ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट सच है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि देश में कमाई घट रही है, जबकि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के आंकड़े ये बताते हैं कि 2014 और 15 में प्रति व्यक्ति आय औसतन 72,805 रुपए सालाना थी। 2025 में बढ़कर ये 1,21,968 रुपए हो गई है, यानी बीते 11 साल में 49,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जबकि मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल में सिर्फ 16,000 रुपए सालाना आय बढ़ी थी। आंकड़े कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि देश में सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। सरकार कह रही है देश में किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के यहां ड्राई आउट नहीं है। राहुल गांधी इन दावों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उसे पिन कर देते हैं। अपने ही दावों को आधार बनाकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, जबकि उनके 7 में से 6 दावे फैक्ट्स के आधार पर कोसों दूर पाए गए। ऐसे माहौल में जब दुनिया एक ग्लोबल संकट से गुजर रही है, दुनिया भर में सरकारें घबराई हुई है, लोगों के मन में यह आशंका है कि क्या गैस या तेल का कोई संकट हो सकता है। सरकार यह तय करने की कोशिश में है कि भारत में ऐसा कोई संकट न होने पाए। अब सवाल यह उठता है कि विपक्ष का एक स्वस्थ लोकतंत्र में यह काम है कि आंकड़ों से अलग वो ऐसे दावे करे जिससे देश में लोगों के मन में और घबराहट पैदा हो, या फिर सशक्त करे इस वक्त तमाम लोगों के एनर्जी को। क्योंकि अगर देश की इकोनॉमी ध्वस्त होगी तो नुकसान किसको होगा? सबको होगा। कोई किसी को भी वोट करे, नुकसान सबको होगा। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ पर संदेह नहीं कर रहे हैं, फिर अपने ही देश में यह संदेह क्यों? हम मानते हैं कि विपक्ष सरकार की पीठ नहीं थपथपाता और थपथपानी भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे हालात में जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? या फिर आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को हवा देंगे? जिस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं उसका अगर कोई आधार हो तो समझ में आता है। जब आप कहते हैं कि रुपया गिर रहा है तो कोई उस दावे को गलत कैसे कह सकता है? बात सच है। लेकिन जब आप कहेंगे कि बेरोजगारी बढ़ी है, कमाई घटी है, तो उस दावे के पीछे तो आंकड़ा मांगा जाएगा ना, और आंकड़ा हमने दे दिया है। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान मध्यस्थता पर हल्ला मचाने वाले क्या अब अपनी गलती मानेंगे? क्या खुद को संभलता हुआ भारत विपक्ष की सियासत के लिए अनफिट है? और क्या मिडिल ईस्ट के संकट में भारत के कुछ लोगों को सियासी मौका दिख रहा है? शुरू कर रहे हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका जल्दी से मैं तारुफ करवा देना चाहती हूं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
डॉक्टर अजय आलोक जुड़ चुके हैं, कांग्रेस समर्थक तहसीन पुनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय विद्रोही जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कर्नल दिनेश नयन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले अजय आलोक जी मैं आपसे कर रही हूँ। राहुल गांधी का ट्वीट आपने भी पढ़ा होगा, एक्स पर पोस्ट आपने भी देखा होगा। वो ये कह रहे हैं रुपया गिर रहा है, ये तो गलत नहीं है, ये बात तो सच है ही डॉलर के मुकाबले। रुबिका जी देखिए, 28 मार्च को ये युद्ध 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार सिर्फ रुपया नहीं पूरे वैश्विक बाजार में गिरावट ही गिरावट देखी जा रही है। उस वैश्विक परिस्थिति में भी ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी है और विश्व के इकलौते देश हम हैं जिसने 1 रुपया भी अपने तेल पे नहीं बढ़ाया। देश एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि आम आदमी को दिक्कत नहीं हो और इस देश में घबराहट नहीं होती है, ये भूल जाते हैं राहुल गांधी जी, क्योंकि देश के इतिहास से परिचित नहीं है ना। ये देश जब चीन से युद्ध हार गया था और इस देश का प्रधानमंत्री रोते हुए कह रहा था कि मुझे असम के लोगों के लिए आंसू निकल रहे हैं कि उनका क्या होगा, क्योंकि भारतीय सेना को हुक्म दे दिया गया था कि असम को छोड़ के वापस आ जाओ। ऐसे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। उस वक्त भी हमारा देश घबराया नहीं था और असम के बॉर्डर पर उस समय भी जितने भारतीय सैनिक थे वो अपनी जमीन की 1-1 इंच की लड़ाई लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री रो रहा था। ये थी 60 की हकीकत। कोरोना के समय में पूरा देश नहीं घबराया था, प्रधानमंत्री के साथ एक साथ खड़े होकर पूरे देश ने इस संकट का सामना किया। हम लोग मजबूती से बाहर निकले, हमारी अर्थव्यवस्था भी डामाडोल नहीं हुई, कैश हमने नहीं बांटा, हमने अर्थव्यवस्था सुदृढ़ की। नतीजा आज दिख रहा है कि हम चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी में हैं। लेकिन उस वक्त भी कोरोना के समय देश का एक मुख्यमंत्री था जो चिल्ला चिल्ला के अपनी जनता को कहता था अब हमारे पास सिर्फ 3 घंटे का ऑक्सीजन बच गया है, अब हमारे पास सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन बच गया है। क्या जिम्मेदार जगह पर रहते हुए व्यक्तियों को देश को संबल देना चाहिए या देश में घबराहट देनी चाहिए? ये सारे देशवासी समझते हैं, गांव का बच्चा भी समझता है, गांव का आदमी भी समझता है, पढ़ा लिखा तो समझता ही है, लेकिन पढ़े लिखे अर्बन नक्सल जिनको प्रधानमंत्री को क्रिटिसिज्म करने के अलावा कुछ नहीं आता है वो और क्या करेंगे। और दूसरी बात ये कि मूर्ख को ज्ञान नहीं देना चाहिए, अपना थकावट होता है। आपको 2015-16 की बात बताता हूँ, आपको याद होगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत गिरावट होने लगी और हमारी इकोनॉमी में बढ़ोतरी होने लगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो मेरी किस्मत है कि चलो मैं प्रधानमंत्री बना, क्रूड ऑयल में गिरावट हो रही है, देश को फायदा हो रहा है। उस पर भी प्रधानमंत्री की आलोचना शुरू कर दी, भाई क्रूड ऑयल में गिरावट शुरू हो गई, इतना का हो रहा है, आप ये फायदा क्यों नहीं दे रहे हैं जनता को, आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, आप वो क्यों नहीं। अरे घर उठा के ले जा रहे हैं मोदी जी अपने पैसा, जैसे बाकी लोग ले जाते थे। क्या घर उठाकर पैसा लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जो हो रहा है वो देश की बेहतरी के लिए हो रहा है, सोच समझ के हो रहा है तहसीन। लेकिन इस तरीके के जब पोस्ट किए जाते हैं एलओपी की तरफ से, देश में किस तरीके का माहौल फिर पैदा होता है? रुबिका जी, थैंक यू सो मच, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले कर्नल दानवीर सिंह जी और कर्नल दिनेश जी को शुक्रिया फॉर द सर्विसेज टू द नेशन। थैंक यू सर फॉर योर सर्विस। 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि सच्चाई कहीं इन बिटवीन है। सबसे पहली बात, ईरान के युद्ध को लेकर कुछ परेशानी है, ग्लोबल हेडविंड्स है जिससे हमें परेशानी होती है। लेकिन रुबिका जी, जो मैं कह रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं ये चीज आज से नहीं कह रहा हूँ, ये हर पिछले 2 साल से कह रहा हूँ और इस चीज को मेरे ट्विटर लाइन पे आप देखिएगा। निर्मला सीतारमन जी एंड हर फाइनेंस मिनिस्ट्री दुनिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री खास करके जो बाबूज है, इनको इकोनॉमी की कोई समझ नहीं है। ये टैक्स टेररिज्म और जीएसटी एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व है और इस टैक्स टेररिज्म और जीएसटी एक्सटॉर्शन के कारण एचएनआईज हमारे देश को छोड़ते जाए। ये सारी बातें मैंने 1 साल पहले युद्ध के पहले किया। आंकड़े आपको दे दूं, पिछले साल 1.58 लाख करोड़ एफआईएस ने भारत से विड्रॉ किया अपना इन्वेस्टमेंट। इसका प्राइमरी कंसर्न कोई ईरान का युद्ध नहीं था, इसका प्राइमरी कंसर्न था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो बढ़ाया और डबल टैक्सेशन जो किए। और पिछले 3 महीनों में 1.27 लाख करोड़ हमारे एफआईएस ने भारत से पुल आउट किया, जिसके कारण स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है। अगेन, इसका कारण केवल युद्ध एक कारण है, बट इट इज द टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म का और एक आंकड़ा करते मैं आपको दूसरी बात बता दूं। पिछले 10 सालों में मोदी जी के 20 लाख हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, 20 लाख हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ी है और करीबन 40 लाख हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स दूसरे देश में बसे। दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग। तीसरी चीज से मैं अपनी बात
खत्म करता हूं। पिछले 3 महीनों में भारत की करेंसी इन रुपी इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इन द रीजनल। 4.1% भारत की करेंसी गिरी है। फिर इसका कारण नॉट जस्ट वॉर है, इसका कारण निर्मला सीतारमण जी और आरबीआई की डिफेंसिव टैक्टिक्स है। आरबीआई ने आपका और मेरा टैक्स पैसा वेस्ट किया करेंसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, जो हो नहीं सकता इस सिचुएशन के अंदर, एंड ए कंप्लीटली मिसरेड सिचुएशन। इसके लिए आरबीआई हुए। मैं इसमें अब मैं आगे की बात में सवाल है, एक सवाल जी अगर आप मुझे इजाजत है मैं तो मैं ये बात मानता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर हमारे ऑयल टैंकर्स और गैस टैंकर्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट जाता है। मैंने आपके शो पे कहा। लेकिन इसमें एक डिस्टर्बिंग फैक्ट है कि जो हम पैसा भर रहे, हम उसको एईडी में भर रहे, दिरहम के अंदर भर रहे, और वो एईडी कन्वर्ट हो रहा है चाइनीज युआन में। कल तक मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने आरबीआई का डेटा आज सुबह ही पढ़ा, क्योंकि मुझे आपके शो में आना था, तब वो चाइनीज युआन में खरीदा जा रहा है, और चाइनीज युआन 3% अप्रिशिएट हुआ है। दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। तहसीन, मैं जब डिबेट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यस एक आम आदमी बहुत आसानी से या तो मुश्किल है या मुश्किल का हल है समझ पाए। बहुत सिंपल सी चीज है ना। मुझे ये कोई रॉकेट साइंस मुझे नहीं बनाना है अपने डिबेट को। मैं इसको बहुत सरल और सिंपल रखना चाहती हूँ, और इसीलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं फिर कह रही हूँ, राहुल गांधी जी का ट्वीट 1 2 रुबिका जी 4 10 सेकंड 6 7 8 रुबिका जी मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए 10 सेकंड। ओके आलोक जी प्लीज, ओनली 10 seconds एंड देन आई मूव अहेड। ओनली आई जस्ट टेक ओनली 10 सेकंड। मैं आम दर्शक के हिसाब से बताऊंगा, मैं तहसीन जी की तरह टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। निर्मला सीतारमण वर्स्ट परफॉर्मिंग फाइनेंस मिनिस्टर, वर्स्ट परफॉर्मिंग, इसीलिए हमारा बैंकिंग नंबर 1, एनपीए ऑलमोस्ट नील। निर्मला सीतारमण वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इसलिए हमारे पास लार्जेस्ट स्टार्टअप इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट एफडीआई आज तक का इंडिया का, मैक्सिमम फॉरेन रिजर्व आज तक का इंडिया, लेकिन निर्मला सीतारमण वर्स्ट परफॉर्मिंग। पहली बार स्टॉक एक्सचेंज जो अभी आप बात कर रहे थे 80,000 के ऊपर गया निर्मला सीतारमण के टाइम में, वर्स्ट परफॉर्मिंग फाइनेंस मिनिस्टर। रोबस्ट ग्रोथ ऑफ कंट्री, वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मैक्सिमम गोल्ड रिकवरी बाय इंडिया डन इन द लास्ट 10 years इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, निर्मला सीतारमण वर्स्ट परफॉर्मिंग प्राइम मिनिस्टर। कृपया करके सब मत कीजिए। मैं उसका जवाब दे दूं? ठीक है ना, मैं उसका जवाब दे दूं? फर्स्ट टाइम प्रॉफिट में, फर्स्ट टाइम बैंकिंग सर्विसेज प्रॉफिट में आई है, एनपीए नील हुआ है। निर्मला सीतारमण वर्स्ट परफॉर्मिंग प्राइम मिनिस्टर। मेरी बातें आम आदमी को समझ में आएंगी, आपकी बातें नहीं समझ में आएंगी। रुकिए तहसीन, प्लीज डियर फ्रेंड, लेट मी जस्ट स्पीक। 4 लोगों से बात कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास। कोई बात नहीं। ठीक है, ये जो राहुल गांधी लिख रहे हैं, मुझे यकीन है आपने एक्स पर वो पोस्ट सुनी होगा। रुपये 95 से 100 हुआ डॉलर के मुकाबले, अंडरस्टैंडेबल। स्टॉक्स क्रैशिंग, इकोनॉमी कोलैप्स्ड, जॉब्स गॉन, इनकम फॉलिंग, सेविंग्स वाइप्ड आउट, सिलेंडर्स अनअवेलेबल, व्हाई क्वेश्चन मार्क। आंसर उसका पीएम इज इक्वल टू कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वो डेस्परेट है अपने आप को बचाने के लिए और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को उनके बचाने के लिए, मतलब प्रधानमंत्री के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए। लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानी जानते हैं पीएम मोदी सरेंडर इंडियाज फ्यूचर। देखिए रुबिका जी, सबसे पहले तो ये कि विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार पर हमला करना ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इस पर हम लोग कहें कि विपक्ष को नहीं करना चाहिए, और वो करेंगे ही, क्योंकि यही करके सरकार पर हमला करके विपक्ष अपनी सत्ता की राह चुनता है। लेकिन राहुल गांधी के मामले में थोड़ा सा सीरियस मैटर है, और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी लगातार जब विदेश जाते रहे, लौटकर जिस तरह की वो बात करते रहे, विदेश की धरती पर जो बात करते रहे, मुझको लगता है कि राहुल गांधी सीरियसली कंप्रोमाइज। अगर वो कंप्रोमाइज नहीं होते तो जब देश में जो हालात बने हैं वो एक्सटर्नल वजहों से हैं, यानी भारत की नीतियों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कामों का कोई उसमें योगदान नहीं। हाँ, योगदान है, क्योंकि 10-12 करोड़ सिलेंडर हुआ करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी माता बहन को वो उस पे चूल्हे पे या ऐसे न बनाना पड़े कि उसकी आंख खराब हो, तो 34 करोड़ सिलेंडर दे दिए। तो निश्चित तौर पर अगर ये 34 करोड़ सिर्फ नहीं होते और राहुल जी के समय के सिलेंडर होते ना, जब आपको याद होगा, मैं एक याद कराता हूं तो तहसीन भाई को ध्यान में आ जाएगा, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। ताल कटोरा में एक अधिवेशन हुआ था, पता नहीं लोगों को याद है कि नहीं, जरूर याद होगा। और उसमें अचानक राहुल जी खड़े हुए और उन्होंने कहा नहीं, 1 सिलेंडर और बढ़ना चाहिए, 9 सिलेंडर से तो काम नहीं चलेगा। वो जानती है रुबिका जी क्या था? सब्सिडी वाला सिलेंडर साल में देने की बात थी। आप जरा कल्पना कीजिए वहां से हम कहां आ गए। ये भी देश को याद है
कि कैसे घंटों घंटों लाइन लगती थी कि 12 बजे ट्रक आएगा, और उसके बाद 12 बजे की ट्रक की बात सुनकर सुबह 7 बजे से लोग लाइन में अपना रुमाल रख के, सिलेंडर रख के चलते थे, और रात को 6 बजते बजते खत्म होता था सब जो देर से आता था, और देश इस तरह के हालात में रहता था। अब क्या है, वो खटखटा के पूछता, भैया सिलेंडर है, अरे ले लो भाई, खाली हो गया तो ले लो। अभी क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से दबाव आया। दूसरा, डॉलर के मुकाबले रूपी का जो डेप्रिसिएशन हुआ है, ये निश्चित तौर पर इकोनॉमी के लिए बड़ा चिंता की बात है, क्योंकि देखिए हम कुछ भी करें, हमारा इंपोर्ट इकोनॉमी है भी, हम एक्सपोर्ट ड्रिवन तो है नहीं, हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तो हम जैसे ही इंपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत पैसा देना पड़ता है। इसी वजह से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था उसको सरकार को और आरबीआई को डॉलर निकालना पड़ा। लेकिन सरकार ये सब मैनेज करने की स्थिति में है। आज आपको कहीं ऐसी स्थिति, मैं फैक्ट पे बात करूंगा क्योंकि दूसरी बात तो करने पर वो बाकी लोग हैं ही अभी हवाई बात करने के लिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है, साउंड इकोनॉमी दुनिया भर में अगर कहीं है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था है। जो की पैरामीटर होते हैं, इन्फ्लेशन का क्या हाल है, कंट्रोल में है, हमारा जो टारगेटेड था उसके अंदर है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या है, सबसे बेहतर स्थिति में है। अभी पिछले कुछ समय से चूंकि हमको तेल महंगा खरीदना पड़ रहा है, दूसरी चीजें हैं, बॉन्ड के मुकाबले हमको निकालना पड़ता है, तो इसलिए हम डॉलर बेचते हैं कि थोड़ा मैनेज हो, इसलिए होता है। और सच बात यह है कि जब ऐसी वोलेटाइल कंडीशंस होती हैं वर्ल्ड की, जो इकोनॉमिक समझते हैं, तो डॉलर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, क्योंकि सर्टेनिटी की लोग तरफ लग जाता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, राहुल जी जिस समय पे ये कह रहे हैं, ही इज सीरियसली कॉम्प्रोमाइज्ड, कहां कॉम्प्रोमाइज है, ये राहुल जी को और कांग्रेस को बताना चाहिए। राहुल गांधी लिखते हैं पीएम इज इक्वल टू कॉम्प्रोमाइज्ड, विजय विद्रोही, और अभी हर्षवर्धन जी कह रहे हैं हु इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और कौन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है वो राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, इस पर जवाब। और इससे पहले मैं अपनी टीम को बताना चाहती हूँ, हमारे एक दर्शक है जनगुरा जी, जो ये कह रहे हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तेज़ है, ज़रा उसे कम कर दिया जाए। तो ज़रा उनकी बात मान ली जाए, व्यूअर को ये बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, उसे कम कर दीजिए। अब मैं विजय आपसे शुरू कर रही हूँ, जवाब दे दीजिए। विजय, क्या विपक्ष एक, देखिए कौन कह रहा है कि चुप हो जाए और सरकार को कटघरे में ना खड़ा करे? सरकार को अगर कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे तो ट्रैक से उतर जाएगी और फिर अपनी अपनी चलाने लगेगी। तो एक विपक्ष तो होना ज़रूरी है और स्ट्रांग विपक्ष चाहिए। लेकिन इस वक्त जो किरदार निभाया जा रहा है, आपको वो ठीक लग रहा है या फिर लग रहा है कि नहीं पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, गलती ना तो सत्ता पक्ष की है, ना ही गलती विपक्ष की है। गलती विधानसभा चुनाव की है। ये विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे होते तो ऐसी राजनीति, इस कदर आरोप प्रत्यारोप नहीं लग रहे होते, लेकिन उसकी जो मान मर्यादा थोड़ी कम होती। गालिब का शेर है कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। अब खाड़ी में मुशायरा तो चल नहीं रहा, बाकायदा युद्ध हो रहा है और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और अगर हम वर्तमान की बात करें, 28 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ था, $60 प्रति बैरल तेल था। अब जो भारत अपने बास्केट का तेल खरीदता है, ऑन स्पॉट ट्रेडिंग करता है, 130 से लेकर $140 प्रति बैरल उसको चुकाने पड़ रहे हैं। गैस अमेरिका वगैरह से मंगानी पड़ रही है, जो 4 गुना ज़्यादा महंगी पड़ रही है। कायदे से तो इस समय पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए जाने चाहिए थे। मैं तो फेवर में हूँ कि पेट्रोल डीजल के दाम कम से कम 5-7 रुपये बढ़ जाने चाहिए थे। लेकिन फिर वही चुनाव, अब 29 अप्रैल की शाम जब आखिरी वोटिंग का दिन होगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। 51 लाख करोड़ रुपया शेयर बाजार से निकल चुका है। 28 फरवरी को यूरिया का रेट $470 प्रति टन था, अब $600 प्रति टन हो गया है। 1000 अरब डॉलर का ज़्यादा का भारत का सामान जो बाहर भेजा गया है, कंटेनर कहीं अटके हुए हैं, कहीं अटके हुए हैं। तो स्थितियां तो ठीक नहीं हैं। और पुराने आंकड़े, नए आंकड़े, इसने ये किया, उसने ये किया, इसमें जाने के बजाय सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए। नहीं, एक बात मुझे बता दीजिए, ये जो स्थिति इस वक्त हमारे भारत की है कि शेयर मार्केट से आप बता रहे इतना लाख करोड़ रुपया निकल चुका है, टैंकर जहां तहां फंसे हुए हैं और निकलने में उनको मुश्किलें हो रही हैं, क्या ये केवल हिंदुस्तान के साथ है या फिर ये लड़ाई की वजह से दुनिया के सारे मुल्क हमसे बदतर स्थिति में है? देखिए, इसमें कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। क्यों? और हम इसलिए खुश नहीं हो सकते कि हमसे ज्यादा तो बुरे दूसरे की हालत खराब है। हाँ। इससे हम खुश नहीं हो सकते।
कुल मिलाकर अगर स्थितियां यही जारी रही, भारत को अपनी इकोनॉमी के हिसाब से चलना है। अगर यही परिस्थितियां जारी रही तो 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त सरकार को देने पड़ेंगे। तो स्थिति ये ऐसी 2 लाख है ना, करोड़ रुपया आएगा मान कहां लीजिए से? विजय, मैं फर्टिलाइजर पर 30-40 हजार। अरे पर विजय विद्रोही, मैं ये फर्ज करती हूँ, आप कह रहे हैं 8 रुपया पेट्रोल पर बढ़ जाना चाहिए था। क्या विजय विद्रोही उसी अंदाज में अभी मुझसे बात कर रहे होते या इस डिबेट में हिस्सा ले रहे होते? 8 रुपया अगर बढ़ जाता तो तब आप नहीं कहते कि त्राहिमाम? मैं तो बिल्कुल कह रहा होता। मैंने तो 3 किसानों के जो कानून थे उसमें मैंने कहा था कि ये 3 किसानों के कानून बहुत अच्छे हैं, कुछ खामियां हैं जो दूर कर दें तो बहुत अच्छे कानून है। मैंने तो ये तक कहा था। अब ऑस्ट्रेलिया की, अब हम इतने शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं? चीजें स्वीकार, अब ऑस्ट्रेलिया ने ये जो बुआई का रकबा अभी से घटा दिया है। भारत में खरीफ के लिए रुबाई का जो बुआई का रकबा, उसको लेकर कोई बात ही नहीं की गई है, जबकि इतना फर्टिलाइजर्स की कमी आने पड़ रही है। होनी चाहिए, हम तो यही चाहते हैं ना कि जो ये काम ये भारत सरकार तय करेगी ना। हाँ, सरकार को तय करना है, पर आप और हम जैसे लोग, हम तो पत्रकार हैं। दक्षिण कोरिया को तो शर्म नहीं आई। अब आप नहीं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है और ना ही इंफीरियर फील करने की बात है। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद मैं अपने दोनों रक्षा विशेषज्ञ जो मौजूद हैं उनका रुख करूंगी, एंड देन आई विल कम टू यू तहसीन। हर्षवर्धन जी 20 सेकंड सर। नहीं, देखिए, एक तो ये कि विजय विद्रोही जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर ऐसी हालात रहे तो कीमतें बढ़ानी पड़ सकती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार कैसे सोचती है उसका मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। अभी तो ये हालात अभी हुए हैं ना, जो फर्टिलाइजर पे, यूरिया पे, चूंकि किसानों की बात हुई, सरकार जो खाद का बैग 2200 से 2500 का आती है उसको 250 रुपए में दे रही है, और आज से नहीं दे रही, बहुत पहले से दे रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम इनकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं। यानी सरकार के पास वो गुंजाइश है, उसके पास जो रेवेन्यू आ रहा है, उसके बाद जो टैक्स कलेक्शन है वो कर सकती है। अभी सरकार ने क्या किया, अभी उसको लगा तो कि फिलहाल तो पहले भी सब्सिडाइज दर पे मिलती थी, इस सरकार ने कोई खास कर दिया? यूरिया का कट्टा 50 किलो का था, पहले घटाकर 45 किलो किया, फिर 45 किलो से घटाकर 40 किलो किया। हम तो वर्तमान में जीना है ना सर, किसने क्या किया, कब किया, इसमें हमें क्यों अपना माथा फोड़ेंगे? पॉलिटिकल पार्टियों को माथा फोड़ने दो। नहीं, मैं वर्तमान की ही बात कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आप बीच में कूद गए जल्दी से, थोड़ी जल्दबाजी हो गई आपको। पहले इतनी सब्सिडी यूरिया पर नहीं मिलती थी, और मैं फैक्ट के तौर पर कह रहा हूं, रिकॉर्ड चेक कीजिएगा। दूसरा, मैं अभी पर ही आ रहा था, लेकिन चूंकि आप बीच में आ गए तो संदर्भ टूट गया। सरकार के पास 10-10 रुपए की गुंजाइश थी, दोनों पर उसने अभी घटाने का काम किया। अगर गवर्नमेंट के पास गुंजाइश है तो वो कर सकती है, एक्साइज 10-10 रुपए घटाए। लेकिन मान लीजिए कि जो आपने ही बताया और जो सच है कि 60-65 रुपए से 122 हुआ था, अब 130 हो गया, हो सकता है और ज्यादा हो जाए। अगर वो और ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। तो सरकार के पास कुशन कितना है? पेट्रोल पर मात्र 3 रुपए और डीजल पर 0, क्योंकि डीजल पर कोई एक्साइज नहीं लेती। अब उसके बाद सवाल आएगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स क्या अपने हिस्से में से कुछ काटने को तैयार हैं, या अभी तक किसी स्टेट गवर्नमेंट ने काटा? उसका जवाब है नहीं। और चुनाव की वजह से हो सकता है कि बहुत सी चीजें ऐसी चल रही हैं, लेकिन क्या चुनाव के समय में जब आप अपने पीएम को कंप्रोमाइज कहते हैं, और वो भी ये कह के आप दुनिया भर की कॉन्स्पिरेसी थीरीज को हवा मुड़ाते हैं, क्या भारत ने किसी मसले पर किसी के साथ कोई समझौता या कहे कि नीचे दबा, कोई ऐसा चीज मान लिया जिसमें कहा जाए कि भारत झुक गया? इस पर बात करनी चाहिए। एकदम ठीक कर रहे हैं, आज की ही बात करते हैं ना। भारत के जहाज निकल रहे हैं। आज अभी ईरान के प्रवक्ता ने साफ साफ कह दिया कि कोई पाकिस्तान कोई ब्रोकरेज नहीं कर रहा है, कोई डील। और जब जयशंकर जी ने कहा था कि हम उस तरह के नेशन नहीं, और जरा सोचिए, चाइना ये काम नहीं करता, लेकिन भारत को अचानक लोगों ने कहा अरे रीजनल पावर पाकिस्तान हो गया। ओके, हमारे देश में जिस तरह का विमर्श मैं इस बीच अपने दर्शकों के कुछ बयान जो है और कुछ बातें जो हैं वो पढ़ रही थी। उसमें आपने ये कहा कि ये जो राज्य की सरकारें हैं इनको भी तो अपना एक पक्ष लेना होगा ना, जनता का ख्याल रखते हुए। तो एक हाँ, मनोज रातूरी जी हैं जो लिख रहे हैं, महंगाई का रोना रोने वाले हिमाचल में तेल के दाम को बढ़ा देते हैं, जबकि पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। तो क्या हिमाचल वासियों का उत्पीड़न नहीं हुआ है? क्या राहुल गांधी इस पर एक पोस्ट करेंगे? क्या बताएंगे कि कॉम्प्रोमाइज कौन है? कर्नल दानवीर, यहाँ पर जब बात करते हैं, मैं जानती हूँ आप भी और हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट यहाँ पर कर्नल नैन साहब बैठे हुए हैं, वो पॉलिटिक्स पर डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं। वो यहाँ पर जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है, मैं उसी लिहाज से बात कर रही हूँ, जो पूरी दुनिया में चल रहा है उसे ध्यान में रखते हुए देश की स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है?
सिंपल सवाल। देखिए, अगर दुनिया के हिसाब से देखें और जिस तरीके से सिचुएशन गंभीर होती जा रही है, चाहे वो यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, ऑफ कोर्स साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हो, तो उस हिसाब से कंपैरेटिव देखा जाए तो भारत की स्थिति अभी काफ़ी नियंत्रण में है और कोई ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप नहीं हुई है। र्यूमर्स की वजह से ज़रूर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक कृत्रिम किल्लत पैदा करके और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कालाबाजारी हो रही है, इस तरीके की किस्में हो रही हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर इशू है, वो एक अलग लेवल पर टैकल आई एम श्योर हो रहा होगा। लेकिन अगर ब्रॉडली देखा जाए तो पूरी तरह एक किस्म से इस वॉर के चलते एक स्टेबिलिटी है, लेकिन संकोच है लोगों के अंदर, थोड़ा सा डर भी है, असमंजस की स्थिति भी है, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में है, ऐसा ये मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है। और कर्नल नैन, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर योर शो रूबिका। थैंक यू सर। देखिए रूबिका, थैंक यू सर। प्राकृतिक संसाधन हो या फिर ज्योग्राफी हो, इसे हम कोई भी देश कंट्रोल नहीं कर सकता जी। अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे पास में चावल ज्यादा होते हैं, हाँ। तो तेल जो है वो खाड़ी क्षेत्र में है। अगर ईरान का तेल और कतर का गैस हमारे पास में भी वो निकल रहा होता तो शायद ये डिबेट ना हो रही होती। लेकिन जो युद्ध की स्थिति अब चल रही है वो ये बिल्कुल दिखा रही है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स सभी पूरे एशिया में ही नहीं, यूरोप में भी आने वाली है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर से, जो कि प्राकृतिक तरीके से 30 किलोमीटर का है और ईरान के बिल्कुल बाउंड्री लाइन से लगता है, उसके ऊपर हमें सबको पता है कि IRGC ने जो है कंट्रोल कर लिया और अमेरिका उसके लिए लड़ाई करने की तैयारी कर रहा है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अभी आज ऑपरेशन रूम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए खोल दिया गया है और वहां पे शायद ऑपरेशन के बारे में काफी डिटेल्स में इसमें बात होगी। लेकिन दूसरी चिंता की बात यह है कि यहाँ तो 20% रोका गया है, लेकिन हुती ने जो है वो 14%। लेकिन कर्नल, आप बाकी सारी जगह में तो फिर भी समझ में आता है, पर देयर इज दिस मैन कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथी भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं, अगर आप बैक बाइटिंग करेंगे हमारे प्रेसिडेंट के साथ तो फिर आप जिंदा नहीं रहेंगे। मजाक हो गया है सर। पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप ने पता नहीं क्या ही समझ लिया है। उनको लगता है कि भाई साहब खुदा हैं और उनसे सबको जो है ऐसे बात करना चाहिए, नहीं तो उनका मूड खराब हो जाएगा और वो किसी को वेनेजुएला बना देंगे, किसी को ईरान बना देंगे, किसी को वेनेजुएला का राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर किडनैप कर लिया जाएगा, किसी को खामनेई की तरह खत्म एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मतलब, और वो भी तब जब वो सबसे पावरफुल मुल्कों में से एक है, अमेरिका। वेल रूबिका, अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप है, सब जानते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको तो हमें भी फेस करना पड़ रहा है। अभी हुतियों ने अनाउंस कर दिया, आज उन्होंने कल से लड़ाई शुरू कर दी है कि वो जो बाब अल मंदेब करके रेड सी के साथ में बाहर आने का रास्ता है हमारी तरफ को समुद्र का, वो बंद करने जा रहे हैं। तो 14% वहां से बंद हो जाएगा। तो अगर 34% के करीब आवाजाही बंद हो गई तो लाजिम सी बात है कि आने वाले टाइम डेफिनेटली टफ है। नहीं, पर और right इसको now, कोई पार्टी पक्ष में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कर्नल नैन, राइट नाउ अभी जो स्थिति है, ये अमेरिका अभी भी स्ट्रॉन्ग स्थिति में दिखाई दे रहा है कि ईरान अब जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्थिति में दिखाई दे रहा है? क्योंकि खबरें ये चल रही है कि अमेरिका को अब नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करेगा, इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो छोड़ दिया है, अब वो दूसरी तरफ जा रहा है। व्हाट इज द रियलिटी, क्या दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए रूबिका, मेरा मानना एक बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका और इजराइल की पावर मिला के अगर हम कहें कि ईरान की पावर उससे ज्यादा है तो हम गलत हो जाएंगे। हाँ, ईरान के अंदर जो तैयारी की गई है पिछले 2 से 3 दशकों के अंदर, और जिस प्रकार के जाग्रोस की पहाड़ियों से नीचे से लेकर के और सब जगह पे ये हमने देखा कि मिसाइल का जो प्रोग्राम है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो तैनात किया, उसका इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी बात सच है कि 454 किलोग्राम जो संवर्धित यूरेनियम है, अगर वो छोड़ दिया जाए इस हालत के अंदर, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने पंगा ले ही लिया है, और अगर हम हॉर्मुज को भी छोड़ के चले जाएं ये लोग, तो स्थिति आने वाले टाइम पे ना सिर्फ खाड़ी क्षेत्रों के लिए, खाड़ी देशों के लिए या फिर गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के लिए और बाकी पूरी विश्व के लिए भी, और अमेरिका इजराइल तो है ही है, गंभीर तो होगी। तो ये जो बीच में छोड़ने के बात तो रही नहीं, इसलिए शायद पाकिस्तान जो तुर्की के साथ मिलके, मिस्र के साथ मिलके, सऊदी अरब के साथ मिलके जो एक ड्रामा कर रहे थे,
इस्लामाबाद के अंदर और अपनी तरफ से ही वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे थे। तो ईरान ने साफ कर दिया कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है और ये जो भी बातचीत चल रही है इसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, लिहाजा बहरहाल रही बात भारत की सिचुएशन की, गैस हो या तेल हो, डेफिनेटली देखो रूबिका प्रॉब्लम तो आएंगी, प्रॉब्लम आएगी। हाँ, हमारा दोस्त है रशिया 60 मिलियन बैरल दे रहा है और जो समुद्र के ऊपर तेल था उसका हम तैयार हैं। बात बोलूं मैं, we are working hard, we are working hard रूबिका फॉर इट, बट नेचुरल संसाधन जो हमारे पास नहीं, गैस को आप देखिए, एलपीजी गैस को आप स्टोर नहीं कर सकती हैं। और गैस किसके पास है? कतर के पास नंबर 1, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और बदकिस्मती देखिए रूबिका, अभी 3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक तूफान आया और वहां पे 2 गैस प्लांट्स बंद हो गए हैं। अब दुनिया की बदकिस्मती देखिए। तो ये चीजें डिफिकल्ट होने वाली हैं। और अगर ये मैंने जैसे कहा कि प्राकृतिक संसाधन है, अगर भारत के पास होते तो ये नौबत ही नहीं आती। आज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, मुझे याद है जनवरी का पहला दिन और पहले हफ्ते में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए थे। नाउ वी कैन एक्चुअली, और उस वक्त लोग बड़ा हंस रहे थे कि कुछ भी हवा में बातें करते हैं, फला होगा, ढिमकाना होगा, कुछ भी कह देते हैं। जो कह रहे थे उनमें से कई एस्ट्रोलॉजर हैं जो हो सकता है तुक्के मारे हो, लेकिन कई जो कह रहे थे वो सही दिशा में जाता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन कर्नल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं उसके बाद? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि नैन साहब और मैं, हम लोग तो गांव से जुड़े हुए लोग हैं और हम कौन सा होनालुलु से जुड़े हुए हैं? हम भी गांव ही से जुड़े नहीं, हम तो बिल्कुल, मैं तो प्रॉपर टाइप किसान टाइप बैकग्राउंड। तो हमारे तो गांव में मेरी बात हो रही थी और वहाँ तो चूल्हों पे चले गए लोग, तो बड़े आसानी से, बहुत जल्दी, मेरा कहने का मतलब है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ऑप्शंस हैं, लोग बहुत स्मार्ट हैं और इतनी आसानी से, इतना पुराना मुल्क है ये कि ये गैस वहाँ से कतर से आना बंद हो जाएगी तो लोगों का क्या होगा। तो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत क्विकली ये लोग चेंज कर जाते हैं। अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर भी लोग इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ ग्रेविएट हो रहे हैं और धीरे धीरे सिचुएशन को अडेप्ट कर रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही टॉपसी टर्वी हो जाएगा। कोई अमेरिका या होनोलुलु नहीं है ये इंडिया की, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कोई। यहाँ पर तो तुरंत ऑप्शन बन जाएगा। विजय कुछ कह रहे हैं? हाँ विजय, एक लाइन कहनी है। मेरा ये व्यक्तिगत, मेरी और पत्नी ने, हमने फैसला किया है 10-15 दिन हो गए कि घर में अब जब तक खाड़ी संकट खत्म नहीं होगा तो मीट, मांस, छोले, राजमा टाइप ऐसी सब्जियां नहीं बनेंगी जो जिसमें गैस की खपत ज़्यादा होती है। लौकी, दाल वगैरह बनेगी जो 1 सीटी में बन जाती है। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली अद्भुत। अरे वाह वाह वाह, हर्षवर्धन जी आपने भी कुछ ऐसा फैसला ले लिया हो? अरे देखिए, ये तो विजय जी को तो ये करना पड़ा है। हम तो शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण आदमी हैं, कुछ ऐसा खाते ही नहीं जिससे ज्यादा खपत हो। तो हम तो वही दाल सब्जी रोटी वाले, तो राजमा और छोले की बात कर रहे थे भाई। अरे तो उन्होंने छोले राजमा बोला है सर, छोले राजमा में सीटी चाहिए ना। अरे तो उसको नहीं खाएंगे, ठीक है, तो वही बात तो वो कह रहे हैं। लेकिन एक सीरियस नोट पे देखिए, ये ठीक है कि अगर कहीं लगता है कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति आ रही हो, अभी एलपीजी पे इतनी क्राइसिस तो नहीं आई है, लेकिन भारत ने कोविड का बहुत खराब दौर देखा। और देखिए, 2 चीजें होती हैं। पहली बात तो इसकी उसकी तुलना नहीं है। पीएम ने जो कहा था वो ये नहीं कहा था कोविड आ रहा है। तो कोई लॉकडाउन जैसा नहीं है। लेकिन समझिए, उस दौर में हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम अगर रूबिका से मिल लिए तो रूबिका को वायरस, रूबिका किसी और से मिली। वो डर के माहौल में हमने क्या क्या कर लिया, अपनी सप्लाई चेन ठीक कर ली, हमने अपने आप को उसके लिए तैयार किया टेक्नोलॉजी के लिहाज से। देश के प्रधानमंत्री ने लाइन में लगकर अपनी वैक्सीन लगवाई। इसको समझिए, अनुशासन ऊपर से आता है, जुगाड़ से नहीं आता है। और हमने वैक्सीन बनाकर दूसरे देशों को भेज दी। मैं ये मानता हूं कि ये संकट बड़ा है, दुनिया के लिए है, हम उसमें सबसे बेहतर तरीके से निकलेंगे। देश एक रहना चाहिए। हम बेहतर तरीके से निकल जाएंगे। अजय आलोक और फिर तहसीन पूनावाला। अजय आलोक। नहीं, सबसे पहले तो मैं विजय जी को और हर्षवर्धन जी, आप लोग दोनों को प्रधानमंत्री जी की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि चिंता मत कीजिए, जिसको जो खाना हो खाइए। बिल्कुल भारत मजबूती के साथ खड़ा है और हम बिल्कुल सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी आपूर्ति और हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं हो। मल्टीपल कंट्री से हम लोग टच में हैं। निश्चित तौर पे ये कठिन दौर है। भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि कोई महंगाई ना बढ़े, लेकिन निश्चित तौर पे अगर ये कंटिन्यू होता है तो निश्चित तौर पे इस विकल्प पे भी सरकार प्रयास करेगी। लेकिन हाँ, पिछले 12 वर्षों का ये परिणाम है कि आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम इतने दिन तक तेल और गैस किसी के दाम नहीं बढ़ा रहे हैं और हमारी आवश्यक वस्तुओं में कमी नहीं आई है। पर डॉक्टर अजय आलोक, खाड़ी देशों से हमारा व्यापार $200 बिलियन का है। नहीं,
और हमारा विजय एक्सपोर्ट भी विद्रोही कह प्रभावित रहे हो रहा है। हैं इसमें उसके कोई बावजूद आप- हम मजबूती से हैं। नहीं नहीं, तो वो आप इसलिए नहीं कि आपके मन में बड़ा प्रेम आ गया 140 करोड़ की आबादी के लिए, वो तो इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, वो चुनाव होने के बाद अजय आलोक अब जी विजय मैं जी पर- देखूंगी। तो चलिए, अगर विजय जी की बात मान लें, क्योंकि पुराने पत्रकार हैं, निश्चित तौर पे वो सरकार को घेरने का मौका क्यों छोड़ेंगे। निष्पक्ष पत्रकारिता कहती भी यही है। अगर इन्हीं की बात मान लें तब भी हमारे पास 1 महीना 4 दिन है। ठीक है, तहसीन देख लेते हैं ना, बस महीना भर है, देख लेते हैं। हम सब चाहते हैं, हम किसी भी साइड पे हो, कि भारत पर कभी कोई आफत नहीं आए, भारत हमेशा तरक्की करे और भारत हमेशा आबाद हो, हम सब चाहते हैं। लेकिन सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ये सारी बात ठीक है वॉर की। मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। कल ही सीएमआईई का डेटा रिलीज हुआ। आम भारतीय, क्योंकि आप आम लोगों की बात करते हैं, 2025-26 में दाल, चावल, आटा, बटर, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक, कुकिंग ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, डिटर्जेंट्स, ये सब 2024-23 के मुकाबले कम खरीद रहे। ऑलरेडी वो कम खरीद रहे। भारत इस जो हेडविंड्स है, हम रिसेशन की तरफ जा रहे। आप मजाक उड़ाइए, आप कहिए ये बात सच नहीं है। आपका प्रोडक्शन, आपका मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉप मेरे हो पास चुका है। वक्त की कमी है, बस एक एक लाइन में, क्या हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं? नहीं तहसीन, इट्स एन 100% इम्पोर्टेंट, आप बोल रहे हैं 100% जा रहे हैं, क्या हम रिसेशन की तरफ नहीं, जा रहे मेरे ख्याल से नहीं Consumption जा रहे कम हैं। हुआ है। सिचुएशन इज वेरी मच हैं? अंडर All right. कंट्रोल। अजय आलोक, क्या हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं? नो, इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। वेट तहसीन, क्या हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं अजय आलोक? देश आगे जा रहा है, इकोनॉमी ऊपर जा रही है, कांग्रेस ओके। रिसेशन में जा रहे हैं, हर्षवर्धन कुछ नहीं कर जी, क्या सकते। रिसेशन में जा रहे हैं हम? तहसीन पूनावाला को अफवाह फैलाना बंद करना चाहिए। न टेक्निकल जो इसके जो डेफिनेशन होती है उसके आधार पर, ओके, और न विजय ही जी, देश में जो क्या हम स्थितियां हैं रिसेशन किसी की कीमत तरफ जा पर। रहे हैं? देखिए, टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि लगातार 2 क्वार्टर में अगर जीडीपी गिरती है तो फिर आर्थिक मंदी की बात की जाती है। हाँ, नहीं अभी तो नहीं जा रहे हैं ना, मैं ये सवाल आपसे पूछ रही थी, टेक्निकली भी अगर हो तो। फिलहाल मेरे पास हाँ, वक्त की तो कमी है। टेक्निकली बता रहा हूँ। हाँ, फिलहाल वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।